नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम टॉपिक पे डिस्कस कर रहे थे वन डायमेंशन, और वन डायमेंशन में हमने जो डिस्कस करी थी वो उसमें हमने दूरी और विस्थापन दोनों के बारे में हम डिस्कस कर रही थी कि दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, दोनों में क्या समानताएं हैं, दो डिफरेंस क्या है दोनों में। ठीक है, फिर हमने इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी लिए थे। हम इसी चैप्टर का अगले भाग की ओर बढ़ रहे हैं, तो हमारा वही चैप्टर चल रहा है। ठीक है, हमारा जो वन डायमेंशन एक विमीय गति के बारे में बात कर रहे थे उसी के बारे में आज अपने आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा एक विमीय जो चैप्टर है इसमें अपना जो टॉपिक है वो है चाल। चाल यानी कि जिसे अपने स्पीड कहते हैं, चाल या स्पीड। तो हमें ये पता करना है कि चाल या स्पीड क्या होती है। ठीक है, तो हमें इसके बारे में पता करना है। देखिए, जब हम आगे बढ़ते हैं तो दूरी तय होती है, दूरी तय हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा समय भी जा रहा है। हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम चल रहे हैं दूरी भी बढ़ रही है, समय भी चल रहा है, तो निश्चित समय में हम निश्चित दूरी तय कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि हमने एकांक समय में कितनी दूरी तय करी है। एकांक समय यानी कि एक सेकंड में हम कितनी दूरी तय करते हैं, उस राशि को हम चाल से प्रदर्शित करते हैं, जो चाल होती है। अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगा तो चाल जो है ये आप जो दूरी में परिवर्तन है, दूरी में परिवर्तन या तय की गई दूरी, एक ही बात है, दूरी में परिवर्तन या तय की गई दूरी बटे में क्या आएगा, समय। एकांक समय में तय की गई दूरी को हम चाल से प्रदर्शित करते हैं, एकांक समय में जो दूरी तय की जाती है। ठीक है, लिखने के लिए हम प्रतीक चिन्ह इसको v देते हैं। दूरी यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, हमने एकांक समय में कितनी दूरी तय की गई है वो हमारी चाल कहलाती है। v बराबर d/t के रूप में इसे हम लिखते हैं। ठीक है, ये लिख दिया हमने। अगर हमें इसका मात्रक पूछा जाए तो इसका जो मात्रक होता है मीटर पर सेकंड भी हो सकता है, सेंटीमीटर पर सेकंड भी हो सकता है, और फुट पर सेकंड भी हो सकता है। तो ये हमारे द्वारा जो दूरी के मात्रक हैं। लेकिन जनरली क्या करते हैं कि कई प्रश्नों में हमें किलोमीटर पर आवर में जो मान दिए जाते हैं, किलोमीटर पर आवर में मान दिए जाते हैं। ठीक है, और हमें जब कोई वैल्यू रखनी होती है तो कई बार हमें उसको मीटर पर सेकंड यानी कि ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ता है। अगर हमें मान 1 किलोमीटर प्रति घंटे के रूप में दे रखा है तो इसे हम अगर कन्वर्ट करना चाहिए तो 1 किलोमीटर को 1000 मीटर लिखा जा सकता है और 1 घंटे को हम 3600 सेकंड लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए 1 किलोमीटर पर आवर जो अपने पास मान है वो 5/18 मीटर पर सेकंड के इक्विवेलेंट होता है, बराबर होता है। तो ये हमारे पास मान आ गए हैं। ठीक है, चाल जो है उसके अंदर दूरी में जो परिवर्तन हो रहा है समय के साथ, दूरी बटे समय चाल कहलाती है। मात्रक मीटर पर सेकंड वगैरह सारे लिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चाल के बारे में आगे, अगर चाल के बारे में आने के बाद अगर मुझे चाल के मात्रक के बाद इसकी विमा पूछी जाए तो विमा, चाल को v से लिखते हैं हम। ठीक है, दूरी बटे में समय आया है इसलिए v बराबर दूरी को आप जानते हैं L1, समय को T1, v बराबर आ जाएगा m0 L1t-1। तो ये मेरे पास विमा आ गई है चाल की। राशि के बारे में पूछा जाए, सदिश है या अदिश है, तो अगर चाल के बारे में पूछा जाए तो चाल बराबर होगा दूरी बटे में समय। ठीक है, अब रही बात दूरी। दूरी जो है वो एक अदिश राशि है, पहले भी पढ़ चुके हैं। जो समय है वो एक अदिश राशि है, इसलिए जो चाल है वो एक अदिश राशि होती है। तो चाल कैसी राशि आई हमारे सामने, चाल एक अदिश राशि हमारे पास है। ठीक है, चाल अदिश राशि है। नंबर 2 बात,
चाल जो है वो सदैव धनात्मक होती है। अगर इसके बारे में लिखा जाए तो चाल जो है सदैव जो है धनात्मक होती है, क्योंकि दूरी जो है एक बार आगे बढ़ने के बाद कभी भी जीरो या ऋणात्मक नहीं हो सकती। इसी प्रकार चाल जो है वो दूरी पर निर्भर करता है, ठीक है, दूरी जो है वो निर्भर नहीं। इसी प्रकार जो चाल है वो सदैव धनात्मक होती है। क्लियर है? तो हमारे पास चाल के बारे में आ गया कि चाल कैसी है। तो ये चाल के बारे में आ गया, चाल सदैव धनात्मक होती है, इसका मान शून्य या नेगेटिव नहीं हो सकता। तो मैंने चाल के बारे में तय कि हम चाल जो है, जो दूरी तय कर रहे हैं एकांक समय में, उसको चाल कहते हैं। ठीक है, सीधा सा मान आ गया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है, चाल के बाद आ जाता है एक समान चाल, यूनिफॉर्म स्पीड। एक समान चाल, एक समान चाल का मतलब ये होता है कि कोई वस्तु इस प्रकार से चल रही है कि निश्चित समय में निश्चित दूरी तय करे। उतने समय में वो जितनी दूरी तय कर रही है, हर एक सेकंड बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी भी उतनी ही रहनी चाहिए। उसे हम एक समान चाल से कहते हैं। मान लो आप ए बिंदु से शुरू हो गए हैं और आपको जाना है बी बिंदु तक। आपने यहाँ तक जो है एक सेकंड में मान लो 10 मीटर दूरी तय करी है। अगले एक सेकंड में आपने फिर 10 मीटर दूरी तय करी है। अगले एक सेकंड में फिर आपने 10 मीटर दूरी तय करी है। अगले एक सेकंड में फिर आपने 10 मीटर दूरी तय करी है, और हर एक सेकंड बाद आप निश्चित दूरी तय करते जा रहे हो 10-10 मीटर। तो इसका मतलब आपका हर एक सेकंड बाद जो चाल है वो वैसी की वैसी है, क्योंकि यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड चाल है, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड है, यहाँ 10 मीटर। ऐसी चाल जब निश्चित समय में निश्चित दूरी तय होती है तो उसे हम एक समान चाल के रूप में कहते हैं। ठीक है, ऐसी चाल का औसत निकालने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि कैसा भी हो हर जगह एक जैसी चल रहा है। तो ये एक समान चाल है। हम आगे बढ़ेंगे। एक समान चाल के बाद दूसरी बात आती है परिवर्तित चाल। परिवर्तित चाल का मतलब होता है बार बार बदलने वाली चाल। मान लो एक व्यक्ति दिल्ली से शुरू हुआ, उसने जयपुर आना है, तो दिल्ली से जयपुर वो एक समान चाल से नहीं आ सकता। वो कभी कोई गांव आएगा, कभी बीच में शहर आएगा, कभी बीच में ट्रैफिक आएगा, कभी खाली रोड आएगी। इस प्रकार कभी उसकी चाल बढ़ेगी, कभी उसकी चाल कम होगी, कभी वो हो सकता है विराम में आ जाए, हो सकता है फिर वो तेज चले। इस प्रकार यदि वो समय के साथ तय की गई दूरी बार बार बदलती है तो ऐसी चाल को हम उसकी परिवर्तित चाल कहते हैं। मान लो यहाँ से व्यक्ति यहाँ तक चलेगा। ठीक है, ए पॉइंट से उसने शुरू किया। पहले एक सेकंड में एक व्यक्ति 5 मीटर दूरी तय करता है, फिर एक सेकंड में वही व्यक्ति 8 मीटर दूरी तय करता है, फिर एक सेकंड में वही व्यक्ति 2 मीटर दूरी तय करता है, फिर एक सेकंड में वही व्यक्ति 8 मीटर दूरी तय करता है। ठीक है, फिर वही व्यक्ति इस प्रकार से बार बार। तो देखिए यहाँ व्यक्ति चल रहा था, उसने 5 मीटर पर सेकंड चाल थी, यहाँ आते आते उस व्यक्ति की चाल बढ़ गई है, 8 मीटर पर सेकंड हो गई है। यहाँ देखिए उसकी चाल वापस कम हो गई है, फिर यहाँ उसकी चाल बढ़ गई है। इस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार से चले कि निश्चित समय में उसके द्वारा तय की गई दूरी भिन्न भिन्न होती जाए, तो उस व्यक्ति द्वारा जो तय की गई चाल है उसे परिवर्तित चाल कहते हैं। और अक्सर हम एक शहर से दूसरे शहर में जब भी जाते हैं तो इसी प्रकार की ही गति हम तय करते हैं। ठीक है, अब हम कहीं से भी चलिए और आगे आगे। मान लो मैं जैसे अभी बात कर रहा था, दिल्ली से जयपुर आ रहा हूँ। अगर दिल्ली से जयपुर आ रहा हूँ मैं, तो मैं एक समान चाल से तो आ नहीं आ सकता, तो मुझे बार बार अपनी चाल बदलनी पड़ेगी, यानी कि परिवर्तित चाल रहेगी। अब मुझे कोई पूछता है कि आपकी दिल्ली से जयपुर तक की चाल क्या थी, तो मेरी तो हर वक्त चाल अलग अलग थी। ऐसी कंडीशन पे मैं औसत चाल के बारे में जानकारी दूंगा कि मैं दिल्ली से जयपुर इस चाल से आया। जो चाल मैं उसे बताऊंगा वो मेरी औसत चाल होगी। ठीक है, औसत चाल कैसे नोट करते हैं? ठीक, एक व्यक्ति की वापस बात करता हूँ। एक व्यक्ति ए से शुरू होगा और बी तक जाएगा। मान लो यहाँ व्यक्ति की D1 दूरी तय करता है और यहाँ उसको समय लगता है T1 समय लगता है।
ठीक है, यानी कि इस हिस्से में उसकी जो चाल है वो v1 है और v1 क्या होगा d1 बटे में t1, यहाँ उसकी चाल अलग थी। इस हिस्से की बात करूं, यहां उसने मान लो d2 दूरी तय करी है और यहां पर t2 समय में तय करी है, तो इसका मतलब इस हिस्से में उसकी चाल v2 बराबर d2 बटे में t2 आएगी। इस हिस्से में मान लो उसने d3 दूरी तय करी है और इसमें लगा हुआ समय t3 समय है और यहाँ की चाल v3 आएगी d3 बटे में t3 और इस प्रकार से वो चलता जाएगा, ठीक है, लास्ट तक चलता जाएगा। अगर मुझे ये पूछा जाए कि यहाँ मान लो मैं एक और लिख लेता हूँ dn दूरी तय करता है, ठीक है, n पार्ट है और यहाँ पर समय tn उसको समय लग जाता है और यहाँ vn चाल होती है उसकी dn बाय tn। तो ये मेरे पास उसकी औसत चाल के बारे में पता करने का तरीका ये रहेगा कि मेरे पास भिन्न भिन्न समय, भिन्न भिन्न दूरियां, भिन्न भिन्न चाल से A से आप B तक जा रहे हो, ठीक है, आपके यहाँ तक कुछ और है, यहाँ तो कुछ और है, यहाँ तक कुछ और है, आपको यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का बात करनी है तो उसे V एवरेज से लिखा जाएगा, औसत निकालना पड़ेगा आपको। और औसत कैसे निकालेंगे, तो औसत ज्ञात करने का तरीका जो होता है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे में जो लगने वाला कुल समय है। आपको ऊपर कुल दूरी बटे में कुल समय, आपको जितनी भी दूरी है ये जोड़ लेनी है, क्योंकि आप जानते हैं दूरी नेगेटिव तो होती ही नहीं है, ठीक है, और समय भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए V एवरेज बराबर कुल दूरी कैसे लिखूंगा, d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस डैश 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 डैश, जितने भी दूरियां होंगी dn, मैंने सारी दूरियों को जोड़ लिया, बटे में कुल समय t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डैश डैश tn। इस प्रकार से मैं औसत चाल ज्ञात कर सकता हूं। यदि मुझे कुल दूरी और कुल समय पता है तो मैं इसके हिसाब से औसत चाल ज्ञात करूंगा। फॉर्मूला यही रहेगा मेरे पास, कुल दूरी बटे में कुल समय, ऊपर मैंने सारी दूरियों को जोड़ दिया है, बटे में मैंने कुल समय को जोड़ दिया है, तो ये मेरे पास मान आ गया है औसत चाल। तो औसत चाल के बारे में मेरे को मान बता दिया है कि इस प्रकार से मैं औसत चाल का मान ज्ञात कर सकता हूँ। तो औसत चाल बहुत आसान है, करना कुछ भी नहीं है, दूरियां दे रखी हैं, दूरियां जोड़ दो, बटे में समय जोड़ दो, आपके पास औसत चाल आ जाती है। तो बहुत इजी है, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो दे रखा है वो हमें दे रखा है दूरी औसत चाल, यानी कि अब की बार फिर हमें औसत चाल ही पता करनी है। लेकिन दूरी औसत चाल वो क्या होता है, देखिए हम वापस वही फंडा शुरू कर रहे हैं कि एक व्यक्ति A से चलकर उसे B तक जाना है, ये मेरे को यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी तय करनी है, ठीक है। अब A से यहाँ तक मुझे वो D1 दूरी तय करता है, ठीक है, और कहता है यहाँ V1 चाल है उसकी। अब क्या ध्यान दो, मुझे टाइम नहीं दे रहा वो, मुझे वो कहता है कि एक व्यक्ति या एक वस्तु D1 दूरी V1 चाल से तय करता है, ठीक है। फिर आगे बोलेगा कि जो D2 दूरी है वो V2 चाल से तय करता है। फिर बोलेगा D3 दूरी जो है V3 चाल से तय करता है, और इसी प्रकार प्रोसेस आगे भी बोलता है DN दूरी जो है VN चाल से तय करता है। तो मुझे औसत चाल बताइए। ध्यान दीजिए, इसमें समय नहीं दिया उसने, समय के बारे में वो कुछ जानकारी ना तो समय दे रहा ना पूछ रहा है, वो मुझे सिर्फ ये दूरियां दिए जा रहा है। पिछले में जस्ट मैंने अभी बात कर रहा था, मुझे दूरियां दी थी, समय दिया था, तो मैंने कुल दूरी बटे कुल समय करके मैंने औसत चाल निकाल ली थी। लेकिन फिलहाल उसने मुझे समय नहीं दिया है। उसने कहा है कि एक वाहन, एक वस्तु D1 दूरी जो है V1 चाल से तय करता है, D2 दूरी जो V2 चाल से तय करता है, D3 दूरी V3 चाल से तय करता है, और मुझे औसत चाल के बारे में पूछ लिया गया है कि औसत चाल क्या होगी। ठीक है, तो हम इसी चीज को लेके चलेंगे। तो हमारे पास
जो औसत चाल का फॉर्मूला है V एवरेज, फॉर्मूला वही है मेरे पास पहले वाला, D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस डैश 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 DN, ठीक है, कुल दूरी। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सीधा सीधा ही चलता जाएगा, हो सकता है वो जाके वापस भी आ रहा हो तो भी दूरी जुड़ेगी, क्योंकि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। चाहे आप सीधे चल रहे हो, चाहे जाके वापस आ रहे हो, दूरी हमेशा ऐड ही होगी। तो कुल दूरी बटे में मेरे पास फॉर्मूला था कुल समय का, तो यहाँ मैंने लिखा था T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डैश डैश Tn। लेकिन फिलहाल मेरे, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो मुझे उसने समय नहीं दिया है, तो इस फॉर्मूले में मैं समय को हटा दूंगा और मेरे पास जो पहले स्टेप के लिए फॉर्मूला बनेगा, मैं जानता हूं V1 बराबर आएगा D1 बटे में T1। इससे मैं टाइम पता कर सकता हूं, T1 बराबर आएगा D1 बटे में V1। इसी प्रकार मुझे V2 के बारे में पता करना है, तो D2 बटे में T2, और इससे मैं निकाल सकता हूं T2 बराबर D2 बटे में V2। इसी प्रकार V3 बराबर D3 बटे में, अपना फॉर्मूला T3 था, तो इससे मैं टाइम पता कर सकता हूं, T3 बराबर आएगा D3 बटे में V3 एंड सो ऑन, सेम चीज चलता रहेगा। चलो मैं इससे यहाँ T1 को यहाँ से हटाता हूँ, तो मेरे पास V एवरेज का फॉर्मूला बनेगा D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस, और ये चलता जाएगा और लास्ट में आएगा DN बटे में, यहाँ T1 हटाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास दूरी औसत चाल है, पर्सन में वो मुझे समय बोल ही नहीं रहा, मुझे वो कहेगा D1 दूरी V1 चाल से, D2 दूरी V2 चाल से बोलेगा, टाइम नहीं बोलेगा तो टाइम हटा दें यहाँ से। तो यहाँ फॉर्मूला बनेगा D1 बटे में V1 प्लस D2 बटे में V2 प्लस D3 बटे में V3 प्लस, ये चलता जाएगा और यहाँ DN बटे में VN। ये जो फॉर्मूला है ये मेरे को दूरी औसत चाल के बारे में जानकारी देगा। दूरी औसत चाल इस फॉर्मूले से मैं निकाल सकता हूं, तो दूरी औसत चाल का फॉर्मूला आ गया V एवरेज बराबर D1 प्लस D2 प्लस D3 DN अपॉन D1 अपॉन V1 प्लस D2 अपॉन V2 प्लस D3 बटे V3, और ये सेम चलता जाएगा। क्वेश्चन इतना लंबा नहीं आता, ठीक है। अगर मैं इसी फॉर्मूले के अंदर बात करूं तो आगे बढ़ते हैं। अगर मुझे V एवरेज के बारे में फॉर्मूला पूछा है और दो ही स्टेप में पूछा है, ए व्यक्ति D1 दूरी V1 चाल से, D2 दूरी V2 चाल से तय करता है, अगर दो स्टेप में बोल रहा है, फॉर्मूला दो तक रख लो, क्या दिक्कत है। D1 प्लस D2 बटे में D1 बटे में V1 प्लस D2 बटे में V2। अगर क्वेश्चन तीन स्टेप का बोलता है, V एवरेज बराबर फॉर्मूला रहेगा D1 प्लस D2 प्लस D3 बटे में D1 अपॉन V1 प्लस D2 बटे में V2 प्लस D3 बटे में V3। तीन स्टेप का क्वेश्चन हो गया, इस टाइप से पता कर लेंगे अपने, ठीक है। तो हम इस टाइप से जब भी है क्वेश्चन पता कर सकते हैं, तो ये जो क्वेश्चन है अपने इस टाइप से हो सकते हैं। अब आ रही बात इनकी बात में, तो अब इसमें से एक चीज और देखते हैं कि अगर इसमें भी एक स्पेशल जो कंडीशन है जिस पर क्वेश्चन आते रहते हैं। क्या क्वेश्चन आते हैं? वो समय तो हमें देगा ही नहीं, वो हमें समय की बजाय दूरी और चाल देगा, और दूरी भी नहीं देगा लेकिन दूरी के बारे में इनडायरेक्टली जानकारी देगा। वो दूरी देगा तो नहीं लेकिन दूरियां बराबर बोलेगा। वो कहेगा कि एक व्यक्ति आधी दूरी इस चाल से तय करता है, आधी दूरी इस चाल से तय करता है। यदि आधी दूरी बोलता है, इसका मतलब क्या हो गया कि उसने दूरियां बराबर तय की है। या वो ये बोले कि एक व्यक्ति बाजार गया और बाजार से वापस आया, इसका मतलब
दूरी जाने की और आने की बराबर है। कुल मिला के जब वो दूरियां बराबर कहना शुरू कर दे, मान लो अपने से वो कहता है d1 इज इक्वल टू d2, यानी कि दोनों दूरियां बराबर है, जो दोनों चाल अलग अलग दोनों दूरियों की, लेकिन दोनों दूरियां बराबर हैं। यदि मैं d1 d2 दोनों को एक ही मान लेता हूं, d नोड मान लेता हूं, तो v एवरेज बराबर क्या बनेगा मेरे पास, देखो d नोड प्लस d नोड बटे में d नोड अपॉन v1 प्लस d नोड अपॉन v2। तो v एवरेज बराबर, अगर मैं इस पूरे को सॉल्व कर लेता हूं तो फॉर्मूला आएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये फॉर्मूला तब यूज करना है जब आपको वो दूरियां बराबर बोलेगा। क्वेश्चन दो टाइप से ही आते हैं, वो कहेगा आधी दूरी इस चाल से, आधी दूरी इस चाल से, या कोई व्यक्ति बाजार गया, बाजार से वापस आया, इसी टाइप से ही क्वेश्चन वो पुटअप करेगा। यदि इस टाइप से वो क्वेश्चन पुटअप करता है तो ये मेरे पास इस तरीके का फॉर्मूला रहता है कि हम किस प्रकार से उसके मान पता कर सकते हैं। तो 2v1 v2 बटे v1 प्लस v2। कई बार तो ऐसा होता है कि ये क्वेश्चन में ये फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है, सीधा फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। इस फॉर्मूले के बारे में जानकारी यहाँ अगर 3 स्टेप में अपने से बात करता है, ठीक है, अगर मैं वो यही फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई करूँ कि d1 बराबर हो d2 बराबर हो d3, 3 दूरियों के बारे में बात की जाए और तीनों को मैं d नोड शो कर लूँगा, तो फिर फॉर्मूला बनेगा v एवरेज बराबर आएगा d नोड प्लस d नोड प्लस d नोड बटे में d नोड बटे में v1 प्लस d नोड बटे में v2 प्लस d नोड बटे में v3, और d नोड तो कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर से, तो फॉर्मूला बनेगा v एवरेज बराबर 3v1 v2 v3। कंपेयर करके देखो ये क्या है, 2v1 v2 दो स्टेप के लिए, ये 3 स्टेप के लिए 3v1 v2 v3 बटे में v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। ठीक है, ये 3 स्टेप के लिए मेरे पास जो है मान आ जाता है। तो ये मेरे पास औसत चाल के अंदर दूरी औसत चाल है। ध्यान रखना, मेन फॉर्मूला तो मैंने पहले बता दिया है। ये दोनों फॉर्मूले कब आने हैं, जब हमें दूरियों को बराबर भागों में डिवाइड करेगा, तब हमें ये फॉर्मूला लेना। समय के बारे में जानकारी नहीं देगा, दूरियों के बारे में जानकारी देगा, और दूरियां हमेशा बराबर भागों में डिवाइड करेगा, उस वक्त ही ये फॉर्मूला हमें लेके चलना है। चलिए आगे फिर इसी प्रकार से एक बात और कहता है, हमें ये कहता है समय औसत चाल। अब की बार भी हमें औसत चाल के बारे में ही जानकारी पूछी है, लेकिन हमें पूछी गई है समय औसत चाल के बारे में जानकारी। इस प्रश्न में आपसे वो क्या कहेगा कि एक व्यक्ति A से चलता है और उसको जाना कहाँ तक है, B तक जाना है। पहला वो कहता है कि एक व्यक्ति पहले भाग में जो है T1 समय तक V1 चाल से चलता है। ध्यान दो, यहाँ पर उसने दूरी के बारे में जानकारी नहीं दे रहा है, यहाँ वो समय के बारे में जानकारी दे रहा है, इसलिए समय औसत चाल। पिछली बार दूरी के बारे में जानकारी दे रहा था, वो दूरी औसत चाल थी। ठीक है, यहाँ वो बोलेगा T2 समय में जो है वो V2 चाल से चलता है। यहाँ पर वो T3 समय में V3 चाल से चलता है, और आगे भी इसी प्रकार से चलता है। मान लो Tn समय तक Vn चाल से चलता है। तो हमें औसत चाल पूछी गई है। क्वेश्चन ये कहेगा कि एक व्यक्ति आधे घंटे तक इस चाल से चला, 1 घंटे तक इस चाल से चला, 20 मिनट तक इस चाल से चला, यानी कि वो टाइम बोलता जाएगा, चाल बोलता जाएगा। उस कंडीशन के लिए हमें कैसे औसत मान निकालेंगे, तो औसत मान निकालने के लिए पहले पुराना फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। V एवरेज औसत मान का मतलब होता है कुल दूरी D1 प्लस D2 प्लस D3 Dn, कुल दूरी बटे में कुल समय T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn, कुल दूरी बटे में कुल समय। इस प्रकार से हम उसका औसत मान निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस प्रश्न में क्या कर रखा है,
इस प्रश्न में गौर से देखो, इस प्रश्न में हमें दूरी नहीं दी रखी है। अगर मैं बात करूंगा तो चाल v1 बराबर फॉर्मूला होता है d1 बाय t1, तो यहां से मैं क्या पता कर सकता हूं d1 का मान, d1 बराबर आएगा v1 t1। इसी प्रकार मैं सेकंड स्टेप की बात करता हूं तो v2 बराबर आ जाएगा d2 बटे में t2, और इस प्रकार से पता कर सकता हूं d2 बराबर आ जाएगा v2 t2। इसी प्रकार v3 बराबर आ जाएगा d3 बटे में t3, और इससे मैं पता कर सकता हूं d3 का मान वो आएगा v3 t3। चलिए, तो यहां पर मेरे पास जो औसत मान आ जाएगा v एवरेज, जिसे मैं समय औसत चाल कहूंगा। पहली बात तो मैं यहां से दूरी को हटाऊंगा, और दूरी हटाने के लिए मैं यहां पर d1 की रिप्लेस कर दूंगा d1 t1 से, प्लस v2 t2 प्लस v3 t3, और ये चलता जाएगा लास्ट में vn tn बटे में t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस, और ये चलता जाएगा tn। तो ये मेरे पास मान आ गया है समय औसत चाल, जिसमें मेरे पास समय तो है लेकिन इसमें दूरी के बारे में जानकारी नहीं देगा। वो आपको चाल बताता जाएगा और समय बताता जाएगा और औसत के बारे में जानकारी पूछ लेगा। ये फॉर्मूला काफ़ी लंबा है, लेकिन अगर आपसे वो क्वेश्चन में दो ही स्टेप में पूछता है, ठीक है, तो फिर मैं कैसे लिखूंगा। तो v एवरेज समय औसत चाल के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। समय औसत चाल में हम यहाँ लिख रहे थे v1 t1 प्लस v2 t2 बटे में यहाँ पर आया था t1 प्लस t2, दो स्टेप के लिए। अगर तीन स्टेप में पूछ रहे हैं तो v एवरेज बराबर v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 बटे में t1 प्लस t2 प्लस t3, चलता जाएगा इस प्रकार से। ये हमारे पास चार होगा, चार में बात कर लेंगे। समय औसत चाल है, लेकिन कई बार वो इसमें स्पेशल केस की बात करता है। स्पेशल केस में क्या होता है, दूरियां तो दी नहीं, अब वो एक नई चीज़ डालता है इसमें। नई क्या डालेगा, वो ये कहता है कि एक व्यक्ति v1 v2 चाल से v3 चाल से चल रहा है, लेकिन समय देगा वो भी इनडायरेक्टली, या डायरेक्ट भी दे सकता है, लेकिन बराबर देगा। जैसे पिछली बार मैंने बात किया था, दूरियां बराबर दी थी, अब क्या वही काम वो समय के साथ करेगा, और समय के लिए वो कहेगा कि आधे समय तक इस चाल से चला, आधे समय तक इस चाल से। पिछली बार मैंने यही कहा था कि आधी दूरी मैंने तब बात करी थी। अब की बार मैं समय औसत चाल में मैं समय की बात कर रहा हूँ। आधे समय तक v1 चाल से चला, आधे समय तक v2 चाल से चला, तो बताइए औसत चाल क्या होगी। यानी कि उसने मेरे को टाइम तो नहीं बोला, उसने तो आधा समय बोला, टाइम नहीं बोला, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि समय को दो बराबर भागों में डिवाइड किया गया है। अगर बराबर भागों में डिवाइड किया गया है तो मैं इसके अकॉर्डिंग t1 और जो t2 है उसको मैं t नोड मान लेता हूँ। यदि मैं t नोड मानता हूँ तो v एवरेज बराबर आएगा v1 t नोड प्लस v2 t नोड, क्योंकि समय बराबर लिया हुआ है, बटे में t नोड प्लस t नोड, और t नोड तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नीचे बच गया फॉर्मूला v एवरेज बराबर आएगा v1 प्लस v2 बटे में 2। ये फॉर्मूला तब लगाना है जब हमें समय बराबर भागों में बांटने को दिया गया हो, ठीक है। इसी प्रकार यदि तीन स्टेप में क्वेश्चन कहता है तो t1 बराबर t2 बराबर t3, जो तीनों समय दे रखे हैं उनको मैं एक बार t नोड मान लेता हूँ। तीनों को मैंने t नोड मान लिया, तो फिर v एवरेज बराबर जो मान आएगा v1 t नोड, v2 t नोड प्लस v3 t नोड बटे में t1 की जगह t नोड प्लस t नोड प्लस t नोड आ गया, और t नोड ऊपर नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो v एवरेज बराबर आएगा v1 प्लस v2 प्लस v3 बटे में 3। तो ये मेरे पास मान आ गया है, औसत मान, ठीक है। ये भी औसत मान है, ये भी औसत मान है, ठीक है। दो प्रकार के फॉर्मूले मैंने
इसके बारे में डिस्कस किया है। पहला फॉर्मूला तब जब मैंने ये कहा था कि दूरी औसत चाल है, उसमें दूरियां बराबर आती हैं, ठीक है। जब समय बराबर आते हैं तब फॉर्मूला किस प्रकार से आ रहा है। तो हमने अभी तक चाल के बारे में पढ़ा कि चाल क्या होती है, औसत चाल क्या होती है, दूरी औसत चाल क्या होती है, समय औसत चाल क्या होती है। और याद रखना ये फॉर्मूले कई बार डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा दे रखा है वो दे रखा है वेलोसिटी यानी कि वेग। वेग और चाल दोनों में एक ही डिफरेंस है, क्योंकि चाल में हम दूरी का इस्तेमाल करते हैं। दूरी एक धनात्मक राशि है, दूरी एक अदिश राशि है। वेग में हम विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट का यूज़ करते हैं। डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन एक सदिश राशि है जो दिशा पर निर्भर करती है, धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकती है, उसी के बारे में है। तो यहाँ पर हम वेग की बात करते हैं। तो अगर वेग की बात की जाए तो सिंबल इसको भी क्या दिया जाता है, v। तो वेग बराबर यहाँ पर हम अब की बार ले रहे हैं विस्थापन बटे में समय, यानी कि विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन को हम वेग से प्रदर्शित करते हैं। विस्थापन में समय के साथ जो भी परिवर्तन होगा हम उसे वेग से लिखा जाएगा, ठीक है। तो विस्थापन जो आ गया है, अगर इसके बारे में पता करें तो ये राशि कैसी है। तो राशि जो है वो एक सदिश राशि है, और जब सदिश राशि है तो ये मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य तीनों मान ये संभव है, ठीक है। सदिश राशि है। यदि इसका मात्रक पूछा जाए तो मात्रक तो वही होता है, सेम ही है, जो चाल वाला मात्रक तो वही है। कौन सा आएगा, मीटर पर सेकंड या सेंटीमीटर पर सेकंड यूज किया जाएगा, या इसको अपने फुट पर सेकंड भी यूज कर सकते हैं। विमा भी वही रहेगी। विमा देखी जाए तो विमा क्या आएगी, m0 L1 t -1। तो मेरे पास वेग आ गया। वेग जो है विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन है, यानी कि इसे मैं वेक्टर v से लिख सकता हूँ। वेक्टर v इजकल टू वेक्टर r अपॉन t। ये मेरे पास मान आ गया है इसका सदिश में, क्योंकि ये सदिश राशि है, ठीक है। यानी कि वेग और चाल में यही फ़र्क है कि चाल केवल परिमाण पर निर्भर करता है, लेकिन यहाँ परिमाण के साथ साथ दिशा पर भी निर्भरता है। अगर किसी कण, वेग, वस्तु जो है अपनी दिशा में परिवर्तन कर जाता है तो भी हम ये मानेंगे कि उसने वेग में परिवर्तन हुआ है, क्योंकि वेग में दो चीज़ें काउंट होती हैं। इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा को भी माना जाता है, ठीक है। जैसे एक सर्कल की बात करता हूँ, हालांकि अपना चैप्टर एक 1 डायमेंशन है। एक व्यक्ति वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगा रहा है, यहाँ उसका वेग और चाल 5 मीटर पर सेकंड है, और कुछ समय बाद वो कण यहाँ पहुँच गया, रोटेट करता हुआ ऐसे घूम रहा है। यहाँ आने पर उसका मान अभी भी 5 मीटर पर सेकंड है। मैं इस दोनों स्थितियों के लिए ये कह सकता हूँ कि वस्तु की चाल नियत है। क्यों? क्योंकि परिमाण वही है, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। लेकिन यहाँ मैं वेग के बारे में नहीं कह सकता, मैं वेग नियत नहीं है, क्योंकि वेग में परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जानकारी ली जाती है। और आपके सामने है कि यहाँ इसकी दिशा बदल चुकी है। अगर दिशा बदल चुकी है तो इस प्रकार से दिशा बदलने के कारण यहाँ वेग में परिवर्तन हुआ है। तो यानी कि वेग जो है वो विस्थापन पर निर्भर करता है, ठीक है। और विस्थापन में यदि परिवर्तन होगा तो वेग में भी परिवर्तन होगा। तो हम वेग के बारे में बात की थी। अब अपने बात करते हैं औसत वेग एवं ताक्षणिक वेग के बारे में। औसत वेग वही एवरेज, वी एवरेज। यदि हमें औसत वेग पूछा जाए तो जैसे हमने पिछली बार में औसत चाल निकाली थी, कुल दूरी बटे में कुल समय के बारे में बात कर रहे थे, फिलहाल हम वही बात कर रहे हैं। यहाँ भी कुल दूरी नहीं बोलेंगे, हम यहाँ बोलेंगे कुल जो है विस्थापन, कुल विस्थापन बटे में समय, टोटल डिस्प्लेसमेंट, वी एवरेज। अगर देखा जाए तो यहाँ लिखूंगा मैं वेक्टर r1 प्लस r2
जितने भी होंगे जुड़ते जाएंगे, बटे में समय t1 प्लस t2 प्लस tn। तो हम इस प्रकार से एवरेज मान निकाल सकते हैं। यदि हम किसी क्षण की बात करें तो किसी क्षण उसका मान क्या होगा, उसे हम ताक्षणिक मान के रूप में लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है अगर परिवर्तन बहुत कम है, ठीक है, तो v एवरेज ये भी लिखा जा सकता है लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा r बाय डेल्टा t, या इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ dr बाय dt, ठीक है, अवकलन रूप में भी इसे लिखा जा सकता है और वेक्टर फॉर्म में। तो ये भी मेरे पास इसके मान है, ठीक है। वेग के बारे में पता किया जा सकता है कि वेग कितना है dr बाय dt से, ठीक है। अब r के मान के हिसाब से अगर अपने को कहीं वेक्टर r के बारे में ये दे रखा है कि x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप के रूप में दे रखा है, तो इसमें भी अपने मान रख सकते हैं। तो वेक्टर v बराबर d बाय dt ऑफ x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, तो अलग अलग डायरेक्शन की वेलोसिटी आ जाएगी। तो इसमें देखो i बाहर ले लेंगे, dx बाई dt x डायरेक्शन का वेलोसिटी है, इसलिए इसे मैं लिख सकता हूँ vx i कैप प्लस vy j कैप प्लस vz k कैप, ठीक है। ये एक वेलोसिटी के बारे में आ गया, वेग के बारे में आ गया कि वेग कैसे पता किया जा सकता है। तो हम वेग के बारे में आ गया। अब अपने पास वेग और चाल दोनों पढ़ लिए, दोनों में क्या क्या डिफरेंस है उन दोनों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, देखिए क्या कह रहा है। औसत चाल जो है एक अदिश राशि है, जबकि औसत वेग सदिश राशि है। यह भी अपन डिस्कस कर चुके हैं कि दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। दोनों की मात्रक एवं विमय समान है, मात्रक विमय दोनों में ही मीटर पर सेकंड रहेगा, विमय m0 l1 t-1 रहेगा, लेकिन वो सदिश है, वो अदिश है। दूसरा क्या कहता है, दिए गए अंतराल के लिए औसत वेग सिर्फ एक होता है, जबकि औसत चाल के कई मान होते हैं जो पथ पर निर्भर करते हैं। क्या मतलब इसका? इसका मतलब यह है कि यदि आप A बिंदु से B बिंदु तक जा रहे हो तो आपके पास कई रास्ते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, ये भी दूरी है और ये भी दूरी है, ये सारी दूरियां हैं। लेकिन ये एक विस्थापन भी है, सबसे न्यूनतम दूरी विस्थापन है, ठीक है। विस्थापन एक अद्वितीय फलन होता है, जबकि दूरियां तो बहुत सारी हो सकती हैं। इसीलिए उसने कहा कि दो बिंदुओं के बीच में दूरी बटे में समय चाल हो सकता है, दूरी बटे में समय चाल हो सकता है। ये भी चाल है, बटे में समय करूं, ये भी जो समय करने के बाद ये वेग हो जाएगा, ये भी चाल हो, ये मतलब समय करते ही चाल हो जाएगा, ये भी बटे में समय करते ही चाल हो जाएगा। कुल मिला के चाल बहुत सारे हैं दो बिंदुओं के बीच के बेर में, ये भी चाल होगा, ये भी चाल होगा, ये भी चाल, ये भी चाल और ये भी चाल, लेकिन वेग एक ही होगा जो विस्थापन पे निर्भर करेगा, सिर्फ स्ट्रेट लाइन पे। इसलिए सारे को अपने मान नहीं कहा जा सकता, ठीक है। इसलिए इसने कहा कि अंतराल के लिए औसत वेग सिर्फ जो है एक होता है, औसत वेग, क्योंकि ये विस्थापन पे निर्भर करता है, जबकि चाल दूरी पे निर्भर करती है। दूरियां बहुत सारी हो सकती हैं, इसलिए उनके लिए चाल के मान भी कई हो सकते हैं जो पथ पे निर्भर करते हैं कि पथ वहाँ कैसा है, ठीक है। चलते हैं तीसरा पॉइंट, देखिए क्या कहता है। वस्तु के लिए औसत चाल का मान कभी भी ऋणात्मक या जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। चाल ऋणात्मक शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि चाल में दूरी यूज होती है और दूरी हमेशा धनात्मक होती है, ठीक है। दूरी कभी भी ऋणात्मक या जीरो नहीं हो सकती। जब दूरी धनात्मक रहेगी तो चाल भी धनात्मक रहेगी, ठीक है। कब तक? जब तक समय अनंत नहीं हो सकता, टाइम इन्फिनिटी संभव नहीं है, ठीक है। जबकि औसत वेग ऋणात्मक जो है और शून्य हो सकता है। क्यों? क्योंकि औसत वेग में जब विस्थापन का उपयोग करेंगे तो विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक, या जब औसत निकालेंगे, हो सकता है मेरा पहले मैं किसी जगह गया और मैं वापस आया, तो जब मैं अपना कुल विस्थापन पता करूंगा तो जीरो हो चुका होगा, और कुल विस्थापन जीरो होते ही मेरा औसत वेग भी जीरो हो चुका होगा। इसलिए जो है वेग धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है, ठीक है।
अब हमें ये कहता है कि जैसा हम जानते हैं कि ये दूरी और विस्थापन के बारे में है, तो वही बात करते हैं कि दूरी और विस्थापन के बारे में है। तो जो दूरी है वो पहले भी पढ़ चुके हैं, विस्थापन के हमेशा या तो बड़ी होती है या बराबर होती है, बराबरी की कंडीशन पर स्ट्रेट लाइन में, बाकी दूरी हमेशा ही विस्थापन से बड़ी होती है। अगर मैं दोनों के अंदर मैं समय का भाग दे देता हूं तो यहाँ भी समय है ग्रेटर देन इक्वल या डिस्प्लेसमेंट है यानी कि विस्थापन है, और विस्थापन बटे में भी मैंने क्या यूज़ किया हुआ है, यहाँ पर समय यूज़ किया है। तो दूरी बटे समय को हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, चाल लिख सकते हैं। और ये हमारे पास किसका मान आ गया, वेग का परिमाण आ गया है, ठीक है, मान आ गया। और यदि मैं इसमें ये पता करूं कि चाल और वेग दोनों के रेशो के बारे में पता करूं तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। तो मैंने यहाँ पर दूरी और विस्थापन के आधार पर चाल और वेग के बारे में जानकारी प्राप्त करी कि वो कैसे होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें एक अलग ही टॉपिक दे रखा है, कहता है इसी टॉपिक से ही रिलेटेड है, थोड़ा सा एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण के बारे में बात आएगी। यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि यदि कोई पिंड विराम अवस्था से प्रारंभ होकर निश्चित समय के लिए नियत जो दर अल्फा से त्वरित होता है, यानी कि एक वस्तु है वो विराम से शुरू होती है, ठीक है, अल्फा जो त्वरण से त्वरित होती है तथा बाद में बीटा दर से अवमंदित रिटार्डेशन यानी कि अवमंदन आता है, होते हुए रुक जाती है। तो प्रारंभिक बिंदु से t सेकंड बाद विराम अवस्था में आ जाती है, तो उसके लिए अधिकतम वेग क्या होगा और उसके लिए दूरी क्या होगी। चलिए मैं सारी घटना को बताता हूँ क्या कह रहा है ये। सारी घटना को हम समझते हैं। इसने क्या कहा, इसने कहा कि एक वस्तु जो है A बिंदु पर है और उसका जो प्रारंभिक वेग जो है वो 0 है, ठीक। यहां से यानी कि विराम, वो स्टार्टिंग में विराम में है, फिर वो यहां से चलना शुरू होती है और यहां वो त्वरित होती है अल्फा से, यानी कि उसका वेग बढ़ता है और यहां जाते जाते वो v मैक्सिमम वेलोसिटी तक पहुंच जाता है। फिर क्या कहता है, कहता है उसमें मंदन आना शुरू हो जाता है। मंदन का मतलब उसके वेग में कमी आनी शुरू हो जाती है और बीटा मंदन आते आते यहाँ तक जाते जाते है v 0 हो जाता है, यानी कि वो वापस विराम में आ जाती है। देखो शुरुआत में भी विराम में थी, लास्ट में भी है। पहले उसका जो है वेग बढ़ता गया है, मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई है, फिर वेग कम होता गया और वापस रुक गया है। और इस पूरी घटना में उसके लिए t समय उसको लग जाता है, इस पूरी घटना में, ठीक है। और इस पूरी घटना में वो s दूरी तय कर जाता है। तो हमें उसने दो चीज़ों के बारे में पूछा हुआ है, एक तो इसका अधिकतम वेग क्या होगा और एक इसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। दो क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, यानी कि मैं चाहता हूं कि इसको यहाँ सॉल्व कर ले, लेकिन हमें ये याद रहना चाहिए हमेशा ताकि हम ऑप्शन आते सीधा टिक कर सकें। अगर मैं इसके त्वरण के बारे में बात करूं तो इसमें जो त्वरण आता है उसको हम a से लिखेंगे। a बराबर होता है अल्फा बीटा बटे में अल्फा प्लस बीटा। सॉल्यूशन की बजाय इसको डायरेक्ट याद रखना, सॉल्यूशन भी मैं इसका नेक्स्ट सीरीज में बताऊंगा, लेकिन डायरेक्ट याद रखना क्योंकि यहाँ मुझे वेलोसिटी के बारे में पढ़ रहे थे इसलिए मुझे ये लेना पड़ा। त्वरण का मान अगर आ जाता है तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि इसके द्वारा जो वेग है, अधिकतम वेग क्या आएगा, v मैक्सिमम बराबर फॉर्मूला आता है u प्लस at। गति की समीकरण सब जानते हैं। प्रारंभिक वेग कितना दे रखा है, 0, इसलिए v मैक्सिमम बराबर at बचेगा। v मैक्सिमम बराबर a को लिखा जा सकता है अल्फा बीटा बटे में अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। ये मेरे पास किसका माना जाता है, मैक्सिमम वेलोसिटी, अधिकतम वेग का। चलिए वापिस आइए, क्या कहता है
यदि कोई पिंड विराम अवस्था से प्रारंभ होकर निश्चित समय के लिए नियत जो दर है अल्फा से त्वरित होता है, इसके बाद नियत दर बीटा से अवमंदित होते हुए प्रारंभिक बिंदु से t सेकंड बाद विराम अवस्था में आ जाता है, तो अधिकतम वेग क्या होगा। इस फॉर्मूले को देख लो, क्या है, अल्फा बीटा बटे में अल्फा बीटा, ठीक है, इंटू टी। तो ये वही अपने पास जो अभी मैंने फॉर्मूला निकाला है, ये मैक्सिमम का मान आ गया है और इसका मान होता है अल्फा बीटा बटे में अल्फा प्लस बीटा इंटू टी, वही मान आ गया। अब हमें क्या निकालना है, इसके लिए दूरी का मान भी निकालना है कि दूरी कितनी है। यदि मैं इस फॉर्मूले में चलता हूं तो मेरे पास त्वरण का मान तो आया था, दूरी s बराबर फॉर्मूला होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और यहां पर मेरे पास u का मान तो 0 है, इसलिए s बराबर फॉर्मूला बच गया हाफ AT स्क्वायर। ए आपके पास तैयार है, s बराबर हाफ ए को लिखा जा सकता है अल्फा बीटा बटे में अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर। तो ये मेरे पास मान आ जाता है दूरी का। ठीक है, मैंने सिर्फ गति की समीकरणें तो लगाई हैं, गति की समीकरणें लगा रहा हूँ, सिंपल सी है, और ये मेरे पास मान आ गया। यदि मैं अब वापस क्वेश्चन पे चलूँ तो इसके द्वारा तय की गई दूरी s बराबर अभी मैं निकाला हाफ AT स्क्वायर अल्फा बीटा बटे में अल्फा प्लस बीटा का इंटू टी स्क्वायर। अब इसके अनुसार बनाना है तो देखो ऊपर वाले इसने इकट्ठे कर दिए हैं, s बराबर क्या लिख दिया, अल्फा बीटा टी स्क्वायर, सारे एक साथ ले लिए हैं, और इस दो को ये अंदर ले गया है तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, तो ये मेरे पास मान आ जाता है। तो अभी तक मैंने इस चैप्टर के अंदर हमने ये पता किया है कि दूरी और विस्थापन के आधार पर वेग और चाल इन दोनों के अंदर कैसे होते हैं, क्या क्या मान है। अभी तक हम सिंपल वेग और चाल पढ़ रहे थे, अब हम वेग में परिवर्तन के बारे में जानकारी नेक्स्ट सीरीज में लेंगे, जिसमें हम त्वरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि त्वरण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहले हम इसके बारे में नेक्स्ट में कुछ क्वेश्चंस लेंगे ताकि हमें इस बारे में थोड़ा क्लियरेंस हो। ठीक है, अगली सीरीज में मिलते हैं। जय हिंद।